पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर्स के बढ़ने से अलग अलग जगहों पर हीट वेव्स की समस्या भी देखने को मिल रही है और ये हीट वेव्स दुनिया भर में एक चिंता का विषय बन गया है, खासकर भारत में। भारत के कई हिस्सों को हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है। न्यू दिल्ली इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रही है, जहां टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और तेलंगाना में भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। हीट वेव्स के कारण हमें हेल्थ, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पर भारत को इतनी गर्मी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक बहुत ही बड़ा कारण है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने का, जो कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, गैस और ऑयल के बर्न करने से होता है। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोसेस मीथेन और दूसरे सिंथेटिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये गैसेस पृथ्वी पर हीट को ट्रैप करती है। एल नीनो एंड ला नीना। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स इक्वेटर से वेस्ट की ओर जाते हुए वार्म वाटर साउथ अमेरिका से एशिया की ओर लेकर जाती है। इस गर्म पानी को बदलने के लिए ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। एल नीनो और ला नीना दो ऑपोजिट वेदर पैटर्न्स हैं। स्पेनिश में एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय। एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, जिसके कारण गर्म पानी अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से ईस्ट की ओर धकेल दी जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में अपवेलिंग के जरिए ठंडा पानी गहराई से ऊपर की ओर आता है, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है। एल नीनो के दौरान अपवेलिंग वीक हो जाता है और गर्म पानी के कारण पैसिफिक ओशन स्ट्रीम साउथ की ओर बढ़ने लगती है। इसके कारण नॉर्थ अमेरिका और कनाडा नॉर्मल से ज्यादा सूखे और गर्म हो जाते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट और यूएस गल्फ कोस्ट में इस दौरान बाढ़ की स्थिति हो जाती है। ला नीना। स्पेनिश में ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। ला नीना के दौरान ट्रेड विंड सामान्य से ज्यादा तेज होती है, जो ज्यादा गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती है। इससे सदर्न यूएस में ड्रॉट की समस्या आ जाती है और साथ ही साथ कनाडा और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में भारी बारिश और फ्लडिंग होती है। ला नीना के दौरान ट्रेड विंड्स नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण एशिया की ओर गर्म पानी ढकेल दिया जाता है और वहीं अमेरिका में अपवेलिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण ठंडा पानी सरफेस पर आ जाता है। यही कारण है कि भारत में इतनी गर्मी बढ़ गई है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। रोड्स, बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब और री-एमिट करते हैं, जबकि नेचुरल फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज इतना नहीं करते। अर्बन एरियाज में जहां चारों तरफ कंक्रीट जंगल दिखाई देता है और जहां ग्रीनरी लिमिटेड होती है, वहां दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा टेम्परेचर वाले आइलैंड्स बन जाते हैं। इन क्षेत्रों को हीट आइलैंड कहा जाता है। शहरों के हीट को अब्जॉर्ब करने की क्षमता के कारण यहाँ गाँव के कंपैरिजन में ज्यादा गर्मी होती है। डिफॉरेस्टेशन। हर साल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं। जंगलों के कारण जो हमें नेचुरल कूलिंग इफेक्ट्स मिलता है, वो बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन के कारण कम हो जाता है। पेड़ टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में विनाशकारी क्लाइमेट डिजास्टर्स दिखाई दिए हैं, जैसे मार्च 2019 में साइक्लोन इडाई ने साउथ अफ्रीका में मालावी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके 6 महीने बाद साइक्लोन केनेथ नदन मोजाम्बिक से उन क्षेत्रों में पहुंचा जहां कभी साइक्लोन नहीं देखा गया था। 2011, 17 और 2019 में हॉर्न ऑफ अमेरिका रीजन में ड्रॉट के कारण फसलों को नष्ट कर दिया। सूखे के कारण केन्या, इंडोनेशिया और सोमालिया में 15 मिलियन लोगों को खाने और पानी की कमी हो रही है। 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म मौसम देखा गया, जिसके कारण सॉइल ड्राई हो गई और हमें ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के रूप में देखने को मिला। इस आग ने 10 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को जला दिया और वहां रहने वाले 1 बिलियन जानवर मारे गए। इसके साथ ही वहां से पूरे समुदाय को तहस नहस कर दिया और उनके घरों को जला दिया। पिछले साल बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने भारत, बांग्लादेश और नेपाल में 12 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। 2 साल पहले भी इसी तरह की बारिश के कारण कई लोगों की जानें चली गई। और वहीं एल नीनो के कारण सेंट्रल अमेरिका के ड्राई कॉरिडोर में 6 साल से सूखा पड़ा हुआ है। होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और निकारागुआ में अपने सामान्य 3 महीने के ड्राई सीजन को एक्सटेंड करके 6 महीने या उससे ज्यादा तक बढ़ा दिया है। ज्यादातर फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण 3.5 मिलियन लोग जो खाने और आजीविका दोनों के लिए खेती पर निर्भर हैं, उनको मदद की जरूरत पड़ गई है। अब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ग्राउंड वाटर। भारत का 60% से ज्यादा एग्रीकल्चर बारिश पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ ग्राउंड वाटर पर ज्यादा निर्भर करते हैं। क्लाइमेट चेंज के बिना भी भारत का 15% ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। बढ़ती आबादी के साथ साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण गिरते जल स्तर में और भी कमी आ सकती है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी।
इंडियन एग्रीकल्चर हाईली क्लाइमेट सेंसिटिव है, जो 65% बारिश पर आधारित क्षेत्रों में है और जो 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टडीज के मुताबिक भले ही नेशनल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज के कारण चावल और गेहूं जैसी फसलों में काफी गिरावट आ सकती है। सीजनल वाटर स्कैर्सिटी, बढ़ते तापमान और सी वाटर इंट्रूजन के कारण फसल की पैदावार को खतरा होगा, जिससे देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में बढ़ जाएगी। पानी का सही इस्तेमाल, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ साथ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का विकास कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने में मदद कर सकता है। वाटर रिसोर्सेज, बढ़ती जनसंख्या, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर के कारण पिछले कुछ वर्षों में पानी की मांग काफी बढ़ गई है। कम बारिश और ज्यादा इवोपरेशन के कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर वार्मिंग रेट्स ऐसे ही रहे तो हिमालयन ग्लेशियर्स बहुत तेजी से श्रिंक हो सकते हैं, जो कि प्रेजेंट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 2030 तक 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक श्रिंक हो सकते हैं। अगर हम हिमालयन हाइड्रो पावर को एज एन एनर्जी सॉल्यूशन देखते हैं तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। माना जाता है कि सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट्स और भारत के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में वाटर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए हमें प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, इरिगेशन सिस्टम्स में सुधार करना होगा और एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट में भी सुधार करने की जरूरत है। हेल्थ, हीट वेव से गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बढ़ा हुआ तापमान मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को खराब कर सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को। मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के साथ साथ डायरिया संक्रमण, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का एक प्रमुख कारण है, उन क्षेत्रों में फैलने की संभावना है जहां पहले से ठंडे तापमान में ट्रांसमिशन सीमित था। इंक्रीज टेम्परेचर्स एंड एक्सट्रीम इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। हीट वेव्स, ड्रॉट और साइक्लोन्स जैसी स्थिति में बढ़ोतरी होगी। गर्म वातावरण में समर रेनफॉल की संभावना बढ़ जाती है। गर्मी के कारण हिमालय और एल्प्स माउंटेन रेंजेस पर स्नोफॉल कम हो रही है। वहीं 4 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के तहत सदर्न इंडिया और वेस्ट कोस्ट में एग्रीकल्चर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कमी और हेल्थ पर प्रभाव के कारण देश को आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा हीट वेव्स एनर्जी की मांग को बढ़ाती है, जिससे बिजली की खपत और लागत में बढ़ोतरी होती है। भारत में हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का क्लियर इंडिकेशन है। इससे बचने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना होगा, अपने आसपास ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम हीट आइलैंड इफेक्ट के प्रभाव को कम कर सकें। और इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें समुदायों में रेजिलियंस बनाना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।